नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं कंचन नेगी। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में साइबर अपराध से बचने के लिए सामूहिक प्रयास का किया आह्वान। फ्रॉड कॉल आने पर रुको, सोचो और एक्शन लो का दिया गुरु मंत्र। उत्तराखंड परिवहन निगम की BS6 मॉडल की 130 नई बसों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। पर्वतीय जिलों से दिल्ली की यात्रा अब होगी सुगम। केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने मनोज रावत को अपना प्रत्याशी किया घोषित। कहा, आपदा, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। एम्स ऋषिकेश में आयोजित कोक्रेन इंडिया कॉन्क्लेव का समापन। देश विदेश के 500 विशेषज्ञों ने लिया भाग। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार पर हुआ मंथन। और हरियाणा में भी स्थापित होगा आचार्य कुल्लम। बाबा रामदेव ने की घोषणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी बोले, हर संभव मदद देगी सरकार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के 115वें एपिसोड में अपने जीवन के महत्वपूर्ण पलों को याद किया। उन्होंने कहा कि दो महापुरुषों की 150वीं जयंती आ रही है। 31 अक्टूबर से सरदार पटेल की 150वीं जन्म जयंती का वर्ष शुरू होगा। इसके बाद 15 नवंबर से भगवान बिरसा मुंडा का 150वां जन्म जयंती वर्ष शुरू होगा। मेक इन इंडिया का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत एनिमेशन दुनिया में नई क्रांति लाने वाले देशों में से एक है। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने मेक इन इंडिया का जिक्र करते हुए कहा, भारत एनिमेशन दुनिया में नई क्रांति लेकर आया है। इस दौरान उन्होंने भारत के एनिमेटेड सीरियल का जिक्र किया। आपको बता दें, कल वर्ल्ड एनिमेशन डे मनाया जाएगा। बच्चे तो इसे कभी भूल नहीं सकते। कितना एक्साइटमेंट था छोटा भीम को लेकर। आपको हैरानी होगी कि आज ढोलकपुर का ढोल सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देश के बच्चों को भी खूब अट्रैक्ट करता है। इसी तरह हमारे दूसरे एनिमेटेड सीरियल्स कृष्णा, हनुमान, मोटू पतलू के चाहने वाले भी दुनिया भर में हैं। भारत के एनिमेशन कैरेक्टर्स, यहाँ की एनिमेशन मूवीज अपने कंटेंट और क्रिएटिविटी की वजह से दुनिया भर में पसंद की जा रही है। आपने देखा होगा कि स्मार्टफोन से लेकर सिनेमा स्क्रीन तक, गेमिंग कंसोल से लेकर वर्चुअल रियलिटी तक एनिमेशन हर जगह मौजूद है। एनिमेशन की दुनिया में भारत नई क्रांति करने की राह पर है। भारत के गेमिंग स्पेस का भी तेजी से विस्तार हो रहा है। इंडियन गेम्स भी इन दिनों दुनिया भर में पॉपुलर हो रहे हैं। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने डिजिटल अपराध को लेकर जनता को सतर्क किया और लोगों को डिजिटल फ्रॉड के झांसे से बचने के लिए जागरूक होने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि इस तरह के अपराधों से बचने के लिए नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना की गई है। cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें, परिवार और पुलिस को सूचित करें, सबूत सुरक्षित रखें, रुको, बाद में सोचो और फिर एक्शन लो। ये 3 चरण आपकी डिजिटल सुरक्षा का रक्षक बनेंगे। साथियों, मैं फिर कहूंगा, डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई व्यवस्था कानून में नहीं है। ये सिर्फ फ्रॉड है, फरेब है, झूठ है, बदमाशों का गिरोह है। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो समाज के दुश्मन है। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर जो फरेब चल रहा है उससे निपटने के लिए तमाम जांच एजेंसियां राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है।
प्रधानमंत्री ने श्रोताओं से सोशल मीडिया पर नवाचारों और आत्मनिर्भर भारत के उदाहरण साझा करने का आग्रह किया। उन्होंने उनसे इस त्योहारी सीजन में वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ खरीदारी करने को कहा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 115वां संस्करण सुना। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने त्योहारों के समय वोकल फॉर लोकल के मंत्र को आत्मसात करते हुए स्थानीय दुकानदारों से खरीदारी करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने डिजिटल फ्रॉड के प्रति भी लोगों को जागरूक रहने की अपील की। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत में डिजिटल क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति आई है। ऐसे में हम सभी को साइबर अपराधों को लेकर सतर्क रहने और संगठित होकर कदम उठाने की आवश्यकता है। रानीखेत से विधायक प्रमोद नैनवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम से विभिन्न मुद्दों पर समाज में एक नई जागरूकता आई है। प्रधानमंत्री जी की प्रत्येक मन की बात दिल को छूने वाली होती है और प्रेरणादायक होती है। तो इसी प्रकार आज उन्होंने जिस प्रकार लोकवाद्यों से और लोक परंपराओं के बारे में बताया और पूरे देश की जनता को आगाह किया कि जिस प्रकार डिजिटल फ्रॉड हो रहे हैं उन फ्रॉडों से कैसे बचा जाए, उन फ्रॉडों के बारे में क्या हमारी सोच होनी चाहिए और किस प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए, इस बारे में जो आज सुना उसका पूरे देश के लोगों को बहुत फायदा होगा। वहीं भाजपा के धर्मपुर से विधायक विनोद चमोली ने कहा, मन की बात कार्यक्रम आम आदमी के प्रयासों को मंच देता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव रहता है और वे अपने कार्यक्रम में समय समय पर राज्य की लोक संस्कृति से लेकर यहां के पर्यटन स्थानों का जिक्र करते रहते हैं। मन की बात में पूरे देश के अंदर जो लोग प्रेरणादायी कार्य कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात के माध्यम से उनके कामों को जनता के बीच में रखते हैं। एक तो उनको पहचान मिलती है और दूसरा आम आदमी को समझ में आता है कि हम भी कुछ ऐसा काम करें, कोई ध्येयनिष्ठ होकर जीवन को किसी ध्येय के लिए समर्पित करें और फिर लोग उस काम में लगते हैं, उसका लाभ मिलता है। सर, उत्तराखंड से बड़ा जुड़ाव है प्रधानमंत्री का, हर बार मन की बात कभी कोई जिक्र करते हैं, किस तरह इस चीज़ को देखते हैं सर? देखिए, उनका बहुत समय यहाँ पर गया है और आप जानते हैं उनकी प्रायोरिटी में उत्तराखंड है। ये बॉर्डर स्टेट भी है, पर्यटन का स्टेट भी है, धार्मिक स्टेट भी है, इसका बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र हमारा है और प्रधानमंत्री जी का विशेष लगाव, उनकी विशेष कृपा इस उत्तराखंड के प्रति। आप उत्तराखंड परिवहन निगम को BS6 मॉडल की 130 नई बसें मिली हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में बसों को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अत्याधुनिक तकनीक से लैस ये बसें लोगों के परिवहन को सुगम बनाने की कड़ी में महत्वपूर्ण साबित होंगी। ये बसें प्रदेश की आर्थिक और पर्यटन गतिविधियों को भी गति प्रदान करेंगी। राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों में परिवहन के लिए बसों की जरूरत पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों के जीवन को गतिमान बनाने का काम परिवहन निगम पर है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सुदूर गांवों को भी सड़क और परिवहन तंत्र से जोड़ने के लिए संकल्पबद्ध है और ये अत्याधुनिक बसें इसी संकल्प को पूरा करने में सहायक सिद्ध होंगी। हमारी प्रतिबद्धता है कि समाज के हर व्यक्ति को, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को सुविधाएं मिलें, विकास पहुँचे उन तक। आज उसी कड़ी में जो 130 बसें हैं उत्तराखंड के जनमानस को और उत्तराखंड के अंदर आने वाले प्रदेश के सभी लोगों को सुविधाएं प्राप्त हों, आवागमन के लिए अच्छा साधन मिले। ये बसें निरंतर रूप से उस दिशा में बहुत बड़ा हमारे लिए अवसर साबित होंगे आने वाले समय में। इससे हमारी आर्थिकी को भी प्रोत्साहन मिलेगा, लोगों को सुविधा भी मिलेगी और उनका सफ़र भी आसान होगा। परिवहन विभाग के अपर सचिव नरेंद्र जोशी ने इस मौके पर कहा कि पहाड़ी स्टेशनों को दिल्ली से जोड़ने और उनकी यात्रा को सुगम बनाने के लिए भी इन बसों का इस्तेमाल किया जाएगा। इन बसों के आने के बाद लगभग निगम के पास 1600 बसें हो जाएंगी। ये बसें नई अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस बसें हैं। BS6 मानकों वाली बसें हैं, तो ये पॉल्यूशन भी बहुत कम करती हैं। और इन बसों का जो मुख्यतः प्रयोग है वो पहाड़ी जिलों और पहाड़ी स्टेशनों को दिल्ली से जोड़ने के लिए होगा, क्योंकि जो पहाड़ के लोग हैं वो बड़ी संख्या में दिल्ली जाते हैं, तो उनकी जो यात्रा को, लंबी यात्रा को सुखदायक और सरल बनाने की दृष्टिगत इन बसों का प्रयोग किया जाएगा। ये बसें केवल मैदानी क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि पहाड़ के लगभग अधिकतर जिलों में यहाँ इनसे सेवा दी जाएगी। जैसे हमने पिथौरागढ़ के लिए 28 बसें दी हैं, तो ऐसे जो सुदूर जिले हैं उनमें ये सब बसों के द्वारा सेवा दी जाएगी।
उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने मनोज रावत को अपना प्रत्याशी बनाया है। केदारनाथ से विधायक रह चुके मनोज रावत वर्ष 2022 के चुनाव में तीसरे नंबर पर रहे थे। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि पूरी कांग्रेस मजबूती से मनोज रावत को चुनाव लड़ाएगी और भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी। उन्होंने कहा कि केदारनाथ में आपदा समेत राज्य में बेरोजगारी और कानून व्यवस्था के मुद्दों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। केदारनाथ के जो स्थानीय मुद्दे हैं, केदारनाथ का जो आपदा का मसला है, केदारनाथ में जो भीषण आपदा आई उसके बाद जो सरकार की उदासीनता रही, जो लोगों ने वहाँ भुगता है, वो तो मुद्दा है ही। उसके अलावा राज्य में बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। पूरे प्रदेश के अंदर जब से राज्य बना तब से लेकर अब तक इतनी बेरोजगारी कभी नहीं हुई राज्य में जो आज बेरोजगारी है। प्रदेश के अंदर महिलाओं के खिलाफ हिंसा के जो मामले हैं वो जितने बड़े हैं, इतने कभी भी आज़ादी के बाद से लेके अब तक उत्तराखंड में तो तमाम जनपद हमारे अपराध शून्य थे। पहाड़ के जनपद, चाहे रुद्रप्रयाग हो, चाहे चमोली हो, चाहे बागेश्वर हो, चंपावत हो, पिथौरागढ़ हो, उत्तरकाशी हो, आज जिस प्रकार से पूरे राज्य के अंदर अपराध हो रहा है, जिस प्रकार से विशेष तौर पर महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहा है, बहुत बड़ा अपराध का मुद्दा है। वहीं अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने केदारनाथ सीट पर अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश में 2 दिवसीय कोक्रेन इंडिया कॉन्क्लेव का आज समापन हो गया है। इस दौरान स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञों ने गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवाओं पर मंथन किया। इसमें देश विदेश के लगभग 500 विशेषज्ञों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यमों से हिस्सा लिया। कोक्रेन इंडिया कॉन्क्लेव की सह अध्यक्ष और एम्स ऋषिकेश की कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर मीनू सिंह ने बताया कि इस कॉन्क्लेव को देश की स्वास्थ्य सेवा प्रथाओं की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये कार्यशाला राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों के स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों, शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं के बीच नेटवर्किंग और सहयोग के लिए एक मंच प्रदान कर रहा है। और कॉक्रेन कोलैबोरेशन जो है उसमें 135 कंट्रीज के लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत से जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो जिसे हम कहते हैं साक्ष्य आधारित चिकित्सा, उसको एज अ कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं और उसके लिए वो जो रिसर्च होती है, जो कि रिसर्च फाइंडिंग्स हैं जिनको अभी तक क्रिटिकली देखा नहीं है किसी ने भी, उनको क्रिटिकली अप्रेज करके उनके एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसे कॉक्रेन रिव्यू कहा जाता है। ये कॉक्रेन रिव्यूज़ जो हैं ये फीड करते हैं इनटू पॉलिसी एज वेल एज इनटू प्रैक्टिस गाइडलाइंस। मतलब जो लोग जैसे डॉक्टर जो किसी बीमारी का इलाज करने के लिए कोई गाइडलाइन फॉलो करते हैं तो वो कॉक्रेन रिव्यू से फॉलो की जाता है। पतंजलि योगपीठ के संस्थान आचार्य कुलम के 12वें स्थापना दिवस के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरिद्वार पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आचार्य कुलम प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति के साथ साथ बच्चों को संस्कार भी दे रहा है। यहाँ के छात्र देश विदेश में प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति और संस्कृति का परचम लहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि बाबा रामदेव हरियाणा में भी आचार्य कुलम की स्थापना करें तो सरकार उन्हें हर संभव मदद देगी। और मुझे खुशी इस बात की है कि यहाँ से जो बच्चे अच्छी शिक्षा लेकर के निकलते हैं वो शिक्षा लेकर के नहीं, वो संस्कार भी साथ लेकर के यहाँ से देश और विदेश के विभिन्न स्थानों पर जहाँ पर भी वो सेवाएं देते हैं वहाँ पर इस पतंजलि योग पीठ के इस आचार्य कुलम से निकले हुए बच्चों का अलग वहाँ पर एक काम करने का जो व्यवहार का तरीका है और उससे लोगों को जो सेवाएं देते हैं वो अलग प्रकार की उनको सेवाएं मिलती हैं। पतंजलि योगपीठ के प्रमुख बाबा रामदेव का कहना है कि आचार्य कुलम का एक बहुत बड़ा परिसर हरियाणा में खोला जाएगा जहां पर प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक की सुविधा रहेगी और ये परिसर वैश्विक स्तर का होगा। जिस आचार्य कुलम का उद्घाटन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था उसके 12वें वार्षिक उत्सव पर एजुकेशन फॉर लीडरशिप की थीम के इस अनुष्ठान में हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी आए हैं और उन्होंने अपनी आंखों से जिस आचार्य कुलम को, जिस पतंजलि गुरुकुलम और जिस पतंजलि विश्वविद्यालय को देखा है, इसका लगभग 100 गुना बड़ा स्वरूप अब हरियाणा की धरती पर आने वाला है
और यहाँ विश्व का बहुत बड़ा विद्या का एक केंद्र हरियाणा में बनने वाला है। उसकी आधारशिला बहुत जल्दी हरियाणा में रखी जाएगी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। आज का समय बेहद ही कॉम्पिटिटिव है, इसीलिए हम लेकर आए हैं आपकी समस्याओं का एक समाधान, यानी डॉक्टर कंचन्स ABS कोचिंग हब फॉर ऑल क्लासेस, बोर्ड्स एंड सब्जेक्ट्स, ऑल अंडर वन रूफ, जहां सभी सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स और डेडिकेटेड टीचर्स संवारेंगे आपके बच्चों का कल और बनाएंगे उन्हें सफल। बिकॉज ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। उधम सिंह नगर के नानक मेहता क्षेत्र में वन विभाग की टीम पर हमला करने वाले वन तस्करों में से एक को आज स्थानीय पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान घायल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस मामले से जुड़ा एक अन्य आरोपी भी आज हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया है। 17 अक्टूबर को लकड़ी तस्करों ने नानक मेहता के कैथोलिया क्षेत्र में वन विभाग की टीम पर हमला बोला था। वन विभाग को खैर की लकड़ी की तस्करी की सूचना मिली थी। तस्करों को पकड़ने गई वन विभाग की टीम पर हमला हुआ, जिसमें एक वनकर्मी घायल हुआ था। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्र ने कहा कि इस मामले के 3 नामजद अभियुक्तों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी आज हुई है। 15 और 16 की रात को इसी माह में कैथोलिया गांव में वन कर्मियों के द्वारा एक रेड मारी गई। उस रेड में कुछ अपराधी वन तस्कर ऐसे थे जिन्होंने वन कर्मियों पर फायर किया, जिसमें कुछ कर्मी घायल भी हुए। संबंधित धाराओं में उसी दिन अपराध पंजीकृत किया गया और जो वन तस्कर थे उनको गिरफ्तार करने के लिए लगातार पुलिस लगी रही। इस पूरे मुकदमे में 5 नामजद अभियुक्त थे, जिसमें कि 3 लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था। एक अभियुक्त जसपाल, जिस पर पूर्व में भी कई मुकदमे थे, उसकी सूचना पुलिस को प्राप्त हुई, जो पुलभट्टा थाना क्षेत्र के बर्रा चौकी में कहीं पर है और वह भागने की तैयारी में है। पुलिस ने उसकी घेराबंदी की। उसने पुलिस पर फायर कर दिया। जवाबी फायर पुलिस द्वारा किया गया, जिसमें कि उसके पैर में गोली लगी और आज उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। तराई क्षेत्र में पिछले कुछ समय में वन तस्करों की सक्रियता बढ़ी है और वन विभाग के कर्मचारियों पर हमले की घटनाएं भी एक के बाद एक लगातार सामने आई हैं। तो चलिए इस मुद्दे पर बात करते हैं उधम सिंह नगर के हमारे संवाददाता राजीव शंकर शुक्ला से। तो राजीव, बताएं क्या है ये मुद्दा और पुलिस ने इस मामले में किस तरह से कार्रवाई की है? राजीव। कंचन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले जो है ये घटना जो है एक बार और भी घटित हुई थी पिछले सितंबर 6 तारीख को, और उसमें भी जो हमारे वन कर्मियों और वन तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक रेंजर सहित 3 लोग घायल हुए थे। और उसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो 12 नामजद हमारे जो उसके आरोपी हैं, उनमें से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ये जो घटना है नानक मेहता क्षेत्र के कैथोलिया गांव की है, जो कि पिछले 15-16 अक्टूबर की रात की घटना है। और इसमें वन तस्करों और उनके वन कर्मियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक वन कर्मी जो घायल हुआ और उसमें कार्रवाई करते हुए इसमें 5 लोग नामजद थे, जिसमें पुलिस ने पहले कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अभी पिछली कल रात की घटना है, जिसमें एक वन तस्कर के शक्ति फार्म रोड पे भागने की फिराक में वो निकल रहा था, तो मुखबिर की सूचना पुलिस ने उसको घेर करके और उसने फायरिंग की अपने बचाव के लिए और मोटरसाइकिल छोड़ करके भागा, जिसपे पुलिस ने उसे पकड़ा, अरेस्ट कर लिया। और जो एक आखिरी उसमें आरोपी था, उसको आज सुबह हरियाणा के फरीदाबाद क्षेत्र से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। धन्यवाद राजीव तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
नैनीताल जनपद के चोर गलियां शेर नाला में आज पुल निर्माण का कार्य शुरू हो गया। बरसात में यहां से आवागमन बाधित रहता था। पुल के निर्माण से आसपास के क्षेत्रवासियों के साथ साथ उत्तर प्रदेश, नेपाल व अन्य जिलों से आने वाले राहगीरों को भी बड़ी राहत मिलेगी। नैनीताल के सांसद अजय भट्ट ने बताया कि अंग्रेजों के जमाने से इस पुल की मांग रही है। मोदी सरकार में आज ये ऐतिहासिक कार्य होने जा रहा है। शेर नाला करके इसको कहते हैं। इस पे आज पुल बन रहा है। आज तक आज़ादी के बाद से आज तक अंग्रेज़ों के ज़माने में भी कई बार इसके प्रपोजल आए लेकिन नहीं बन पाया। आज मोदी जी की सरकार ने इसके लिए धनराशि दी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मांग करी, हम सब लोगों की मांग थी, उसके आधार पर आज एक ऐतिहासिक काम होने जा रहा है। एडीबी के अधिशासी अभियंता अशोक कुमार ने बताया कि पुल 1.5 वर्ष में बनकर तैयार हो जाएगा। ये जो शेर नाला का ब्रिज है, इसका यहाँ की जनता जो है काफ़ी सालों से इंतज़ार कर रही थी। इसमें करीब हमें 2012 में प्रथम चरण में स्वीकृति प्राप्त हो गई थी और इसकी जो सबसे पहला टास्क था वो वन भूमि हस्तांतरण का था। इसमें करीब 6 साल हम लोगों को लगे हैं, जब हमें विधिवत स्वीकृति 2018 मिली है। फिर उसके बाद इसको स्पॉन्सर करने के लिए इस पर डीपीआर हम लोगों ने शासन को भेज दी थी और इसको वर्तमान में विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित कर दिया गया है यू प्रिपेयर के अंतर्गत और अनुबंध भी गठित हो चुका है। उत्कर्ष योग मिशन ने देहरादून में अपना स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। इस मौके पर देश के अनेक शहरों से उत्कर्ष व योग संस्थान से जुड़े लोग पहुंचे। इस मौके पर उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार के कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र शास्त्री ने कहा कि योग न केवल हमें स्वस्थ रखता है बल्कि हमें आध्यात्मिक रूप से भी जोड़ता है। देखिए, योग हमारी एक ऐसी विधा है जो हमको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों रूप में हमको पवित्र करती है। योग ऐसी विधा रही है जो हमको हमारे संस्कारों के साथ जोड़ती है, हमारी संस्कृति के साथ जोड़ती है, हमारी परंपराओं के साथ जोड़ती है, हमें अपनों के साथ जोड़ती है। दूसरा, जो परमपिता परमात्मा है, जो कि सृष्टि का संचालक है, उसके साथ हमको कनेक्ट करती है। अर्थात हमारी जो आध्यात्मिक पृष्ठभूमि है, जो हमारी आत्मिक उन्नति है, उसको व्यवस्थित करता है योग। अंतर्राष्ट्रीय उत्कर्ष योग मिशन के संस्थापक डॉक्टर सत्येंद्र सिंह पिछले 18 वर्षों से देश विदेश के उच्च अधिकारियों, विभिन्न स्थानों, संगठनों, संस्थाओं, विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में योग को लेकर जागरूक करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मिशन का उद्देश्य युवा पीढ़ी को अपने संस्कार और प्राकृतिक पद्धति को अपनाने के लिए प्रेरित करना है। मुझे इस मिशन को चलाते हुए 18 साल हो गए। मैं ये मानता हूँ कि सरकारें अपनी तरफ से काम करती हैं, संस्थाएं अपनी तरफ से काम करती हैं, लेकिन 18 साल पहले मेरे मस्तिष्क में एक बात आई कि ऐसा क्या किया जाए कि जिसमें देश के युवाओं को प्राकृतिक तरीके से जीने के लिए प्रेरित किया जाए। मुझे कोई कार्यक्रम ऐसा नज़र नहीं आता आज की तारीख में कि जो युवाओं को इस बात के लिए प्रेरित करे कि वो सवेरे जल्दी उठें, शाम को जल्दी सोएं, घर में माँ के हाथों का बना हुआ खाना खाएं, वो ऐसा भोजन करें जो उनके शरीर के लिए, उनके मन के लिए, उनकी बुद्धि के लिए अच्छा हो। वो भोजन को भोजन के रूप में ना इस्तेमाल करें, भोजन को दवा के रूप में इस्तेमाल करें। पिथौरागढ़ में आयोजित राज्य स्तरीय सब जूनियर बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आज समापन हो गया। विधायक मयूख मेहर समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। उन्होंने प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। उधम सिंह नगर की टीम प्रतियोगिता में पहले स्थान पर रही, वहीं दूसरे स्थान पर पिथौरागढ़ और तीसरे स्थान पर नैनीताल जनपद की टीमें रहीं। राज्य बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष मुखर्जी निर्वाण ने बताया कि ये प्रतियोगिता नेशनल खेलों के लिए उत्तराखंड में बॉक्सिंग की तैयारी को और बेहतर करेगी। ये चैंपियनशिप 24 से लेकर 27 तक चली है और इसके अंदर करीब 186 बच्चों ने जो है पार्टिसिपेट किया है, महिला और बालकों में, और ये बहुत ही सक्सेसफुल चैंपियनशिप रही है। और अभी आने वाले
खेलों में भी जो है अभी नेशनल गेम्स होने हैं हमारे, उसमें भी ये प्रस्तावित है कि नेशनल गेम्स के अंदर बॉक्सिंग जो है वो पिथौरागढ़ के अंदर ही जो नया जो स्टेडियम बना है, इंडोर स्टेडियम, उसके अंदर आयोजित की जाए। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर निकिता चंद ने बताया कि इस तरह की प्रतियोगिता से खिलाड़ियों को बेहतर मंच मिलता है। स्टेट चैंपियनशिप भी चल रही है सब जूनियर की, हमसे भी अच्छे बॉक्सर निकल के आ रहे हैं वहाँ से। और मेन जो चीज़ है, हमारे उत्तराखंड में नेशनल गेम्स होने वाले हैं, वो चीज़ बहुत सपोर्ट कर रही है बच्चों को कि क्रेज़ बढ़ा रही है, स्पोर्ट्स के लिए आगे बढ़ा रही है। बागेश्वर में इस बार गाय के गोबर के दिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। बाजार में इन दियों की भारी मांग है। ये दिए एक महिला स्वयं सहायता समूह ने बनाए हैं। जिले के विभिन्न बाजारों में स्टॉल लगाकर महिलाएं इनकी बिक्री कर रही हैं। गाय के गोबर से बने दियों को बनाने में गाय का गोबर, गौमूत्र, दूध, दही और घी का प्रयोग किया जाता है। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों द्वारा सरस केंद्र, विकास भवन तथा कलेक्ट्रेट परिसरों में अस्थायी स्टॉल के माध्यम से उत्पादों की बिक्री की जा रही है। समूह से जुड़ी जानकी कठायत बताती हैं कि गाय के गोबर से इसी वर्ष से इन चीजों का निर्माण कर रोजगार की राह खुल गई है। दिए के इनसे बहुत सारी चीजें ऐसी बनाई हैं कि अभी हमारे पास अभी दिए है और अगले उसमें हम प्रयास करेंगे कि जो गाय का गोबर है इससे मतलब और चीजें भी आए, तो इसलिए इनकी डिमांड ज्यादा ही होगी। एक अन्य महिला प्रेमा कोरंगा बताती हैं कि दिया बनाने में सिर्फ गाय के गोबर का प्रयोग किया जा रहा है। ये सर जो हम यहाँ पे दिए बनाते हैं, अभी हमारे दिए कुछ भी नहीं, लगभग 250-300 हमारे यहाँ पे दिए बिक गए हैं। अभी भी बहुत लोगों की डिमांड है कि दर्जनों के हिसाब से जो भी ले रहा है इसको, तो दर्जन में ले रहे हैं लोग। तो पहले हम जो इस आपको दिखा रहे हैं, पहले ये गोबर और थोड़ा सा इसमें ज़्यादा मात्रा में गोबर और मिट्टी है, तो हम इसको ऐसा बनाते हैं पहले। फिर हमने यहाँ पे सभी महिलाएं ने, जितनी भी एसएससी समूह की महिलाएं हैं, तो यहाँ पे पेंटिंग हमने कर रखी है, क्योंकि ये पेंटिंग करके तो बहुत अच्छी मात्रा में, ये ज़्यादा मात्रा में बिक रहा है। गरुड़ ब्लॉक के मिशन मैनेजर बबीता बिष्ट बताती हैं कि इन स्टॉलों में गोबर से निर्मित दिए, ताम्र दिए, मोमबत्ती, लाल चावल, स्थानीय सब्जियां, अचार, शहद, घी, दन कालीन समेत दर्जनों उत्पाद लोगों को खूब लुभा रहे हैं। अगर हमने दिवाली के अवसर को देखते हुए हमारे यहाँ पे जो NRLM से जुड़ी हुई समूह की महिलाएं हैं, उन्होंने गोबर और मिट्टी से मिलके दिए, गणपति, मूर्तियाँ और बहुत सारे सजावटी सामान बनाए हैं। और इसको बनाने का उद्देश्य हमारा ये भी है कि जो हमारी महिलाएं हैं वो लोकल में ही इसका रॉ इकट्ठा करती हैं और अपना केवल समय यहाँ पे दे रही है, पैसा इनका कुछ भी नहीं लगता है। बहुत कम लागत में ये बहुत अच्छा सा प्रोडक्ट तैयार कर रही है। और मेरा सबसे यही रहेगा कि आज जो हमारे यहाँ पे 2 दिन का सरस गैलरी महोत्सव कार्यक्रम चल रहा है, इसमें आके हमारी महिलाओं का मनोबल बढ़ाएं। बागेश्वर के ब्लॉक मिशन मैनेजर हरेंद्र बिष्ट का कहना है कि आजीविका संवर्धन और समूह के माध्यम से निर्मित उत्पादों को विपणन के अवसर प्रदान करने के प्रयास किए जाते रहे हैं। जिले में अब तक 149 स्टॉल लगाए जा चुके हैं। इससे 428 समूह सदस्य लाभान्वित हुए हैं। हमारी जो भारत सरकार की जो योजना चल रही है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, उसके द्वारा जो हमारे गांव की जो महिलाएं हैं, विशेष करके जो खेती बाड़ी का काम करती थी, आज जो निश्चित रूप से जो लोकल का जो उनका उत्पादन होता है, जैसे दीपावली का त्यौहार हो गया, इस प्रकार के प्रोडक्शन बना करके हम उन लोगों को मार्केट उपलब्ध करवा रहे हैं सरस केंद्र में। और आज कम से कम 5 से लगभग 1000 महिलाएं ऐसी हैं जो अपना गाँव में लोकल उत्पाद करती हैं और उसको यहाँ मार्केट तक बेचते हैं, हम उसको मार्केट उसको उपलब्ध करवाते हैं। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में साइबर अपराध से बचने के लिए सामूहिक प्रयास का किया आह्वान। फ्रॉड कॉल आने पर रुको, सोचो और एक्शन लो का दिया गुरु मंत्र। उत्तराखंड परिवहन निगम की BS6 मॉडल की 130 नई बसों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। पर्वतीय जिलों से दिल्ली की यात्रा अब होगी सुगम। केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने मनोज रावत को अपना प्रत्याशी किया घोषित। कहा, आपदा, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस।
ऋषिकेश में आयोजित कोक्रेन इंडिया कॉन्क्लेव का हुआ समापन। देश विदेश के 500 विशेषज्ञों ने लिया भाग। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार पर हुआ मंथन। और हरियाणा में भी स्थापित होगा आचार्य कुलम। बाबा रामदेव ने की घोषणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी बोले, हर संभव मदद देगी सरकार। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD News उत्तराखंड को भी फॉलो करें। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।